हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी लोग सोचते हैं कि बड़ा कंफ्यूजिंग चैप्टर ऐसे लगता है, जबकि नहीं है। ये सबसे सिंपल चैप्टर है। एकदम दिमाग लगाने की, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। कुछ फॉर्मूले हैं और अगर लॉजिकली इसको सीख जाओगे तो चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा। क्या है चैप्टर? ऑल्टरनेटिंग करंट। कुछ लोग बोलते हैं एसी करंट। एसी मीन्स ऑल्टरनेटिंग करंट। एसी करंट बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। खाली एसी बोलना और काफ़ी रहता है। ऑल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट किसको कहते हैं? जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदलता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सपोज मैं करंट वर्सेस टाइम डायग्राम करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। और सपोज मैं ऐसे डायग्राम बनाता हूं, आई कॉल दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। और ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो ये हो गया सिनुसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। ये हो गया सिनुसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट। इसमें भी करंट देखो कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है। इसमें भी करंट कभी पॉजिटिव है और नेगेटिव है। इसमें भी करंट कभी पॉजिटिव है नेगेटिव है। ये सारे ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। ये सारे ऑल्टरनेटिंग करंट है। तो हम कहेंगे इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सिनुसॉइडल ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में, क्योंकि हमारा जनरेशन ही ऐसे होता है। हाउ वी जनरेट ऑल्टरनेटिंग करंट उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या है? हम लोग पहले पढ़ेंगे हाउ वी जनरेट एसी, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। देन सम पैरामीटर्स रिलेटेड टू एसी, लाइक व्हाट इज आरएमएस वैल्यू, व्हाट इज एवरेज वैल्यू, व्हाट इज पीक वैल्यू, व्हाट इज इम्पीडेंस, व्हाट इज पावर फैक्टर, व्हाट इज रिएक्टेंस, ऐसे कुछ टर्म्स। फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर इंडिविजुअली और इन सीरीज। देन देयर इज ए टर्म कॉल्ड रेजोनेंस। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और उसके बलबूते पर एक चैप्टर आता है ट्रांसफार्मर, छोटा सा चैप्टर है, उसको भी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये है पूरा ऑल अबाउट एसी। लेट अस स्टार्ट विद। तो जो हम लोग देखे अभी ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रहे हैं। तो ये हो गया ऑल्टरनेटिंग करंट। हाउ ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड? नाउ लेट अस सी हाउ ऑल्टरनेटिंग करंट इज जनरेटेड। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, मैं कोशिश करूंगा नेसेसरी फिगर बना के। पहले मैं बताता हूं कि सपोज हियर इज ए कॉइल, सपोज हियर इज ए कॉइल एंड दिस कॉइल, लेट अस टेक ए सिंगल टर्न कॉइल। सिंगल टर्न कॉइल लेने से जल्दी समझ में आएगा। सिंगल टर्न कॉइल, और ये हो गया उसका, सपोज ये एक सिंगल टर्न कॉइल है, ये हो गया उसका एक एंड और ये हो गया उसका दूसरा एंड। सपोज हम कहेंगे दिस एंड इज स्लाइडिंग ऑन ए रिंग। ये जो एंड है, ये वाला एंड है, ये किसी एक रिंग के ऊपर स्लाइड करेगा। अगर ये कॉइल घूमेगा ये रिंग के ऊपर स्लाइड करेगा, रिंग फिक्स्ड है। सिमिलरली ये जो कॉइल है, सपोज ये किसी एक दूसरे रिंग के ऊपर स्लाइड कर रहा है। कौन सा? ये वाला एंड। जैसे ये कॉइल घूमेगा तो ये इस रिंग के ऊपर स्लाइड करेगा, ये इस रिंग के ऊपर स्लाइड करेगा। घूमेगा क्यों? घूमेगा क्योंकि इसको किसी एक प्राइम मूवर के साथ, किसी एक मोटर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो ये घूमेगा। नाउ लुक एट दिस अरेंजमेंट, केयरफुली देखिए इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें ये जो कॉइल है, अगर मैं इसको किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाने की कोशिश करता हूँ, सपोज आई अप्लाई ए मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस। हाउ आई अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड? बाय कीपिंग ए नॉर्थ पोल एंड ए साउथ पोल। इधर एक नॉर्थ पोल रख दूंगा, इधर एक साउथ पोल रख दूंगा, तो हमें एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल जाएगा। तो हियर इज ए नॉर्थ पोल, हियर इज ए साउथ पोल। नाउ लेट अस सी हाउ इट इज जनरेटेड। ध्यान से देखना सारा चीज को, हाउ दिस एसी इज जनरेटेड। अगर मैं ये कॉइल जो है रेक्टेंगुलर कॉइल, इसको घुमाता हूं तो मैं क्या बता रहा हूं कि हमारा जो दोनों रिंग्स है ये फिक्स्ड है, ये समहाउ दे आर फिक्स्ड। और ये जो रिंग का ये एंड है, ये रिंग के ऊपर स्लाइड करेगा, क्योंकि घूमेगा तो ये एंड स्लाइड करेगा, ये एंड भी स्लाइड करेगा, ठीक है। यहां तक की बातें समझ में आया। चलो मैं थोड़ा नाम देता हूं इसको ए, और इस पॉइंट को देता हूं बी, इस पॉइंट को नाम देता हूं सी, इस पॉइंट को नाम देता हूं डी। एट दिस सिचुएशन, अब ये घूम रहा है, मतलब दिस एंड इज गोइंग इन, दिस एंड इज कमिंग आउट। अब सोचो ये एक कंडक्टिंग बार है,
इस मैग्नेटिक फील्ड में अंदर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर जितने सारे चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस, दे विल एक्सपीरियंस ए फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, इसकी अंदर की जो पॉजिटिव चार्ज है वो अंदर जा रहा है, तो कैसे आएगा फोर्स? फोर्स आएगा नीचे की तरफ। मतलब at this situation you will find here positive charges will appear and here negative charges will appear। समझ में आया? लेकिन ये बार कैसे मूव कर रहा था? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, इसके अंदर की पॉजिटिव चार्जेस कंडक्टर के साथ अंदर की तरफ जा रहे थे, तो ऐसा हुआ। लेकिन सेम चीज यहाँ पर है, लेकिन कंडक्टर बाहर की तरफ आ रहा है कि नहीं? तो क्या होगा? यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो सोचो तो अगर हम ये रिंग से ये रिंग तक जाएंगे, पोटेंशियल गेन करेंगे कि लॉस करेंगे? देखो ऐसे गए, यहाँ पर पोटेंशियल लॉस कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ ईएमएफ हो रहा है, जितना ईएमएफ हो रहा है यहाँ पर भी उतना ही ईएमएफ हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ईएमएफ लॉस कर रहे हैं, फिर इधर आए, यहाँ पर कुछ ईएमएफ फिर से लॉस कर रहे हैं, फिर इधर आए। मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में वी लूज सम ईएमएफ। मतलब अगर हम कहेंगे ये पॉइंट को कैपिटल ए, ये पॉइंट को कैपिटल बी, तो एट दिस सिचुएशन व्हेन दिस एंड इज मूविंग इनवर्ड, तो आप कहोगे अगर वेलोसिटी इनवर्ड है, इस एंड का वेलोसिटी आउटवर्ड है, तो आप क्या कहोगे? हु इज इट हायर पोटेंशियल? ए से बी जाने में पोटेंशियल लॉस हो रहा है, VB इज ग्रेटर देन VA, है कि नहीं? ऐसे होगा। अच्छा, जब ये घूम गया, कितना 180 डिग्री घूम गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ गया, है ना? एक बार ये 180 डिग्री घूमने के बाद ये वाला हिस्सा इधर आ गया, अब क्या हो जाएगा? फिर से सब में पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ऊपर नेगेटिव था, इसमें क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, है कि नहीं? तो जब ये घूम जाएगा इधर, तो आप देखोगे ये वाला टर्मिनल आ जाएगा इधर, तब क्या हो जाएगा? B will be at lower potential, A will be at higher potential। Are you able to imagine the case? जब ये घूम गया, अब ये क्या था? ये D was having negative terms, negative charges, here C was having positive charges। जब ये घूम के CD आ जाएगा AB के जगह पे, AB चले जाएगा CD के जगह पे, क्या हो जाएगा? उनका पोलैरिटी फिर से उल्टा हो जाएगा। अब C क्या हो जाएगा? नेगेटिव, D हो जाएगा पॉजिटिव। मतलब क्या हो जाएगा? दिस विल बी एट हायर पोटेंशियल, क्योंकि ये D हो जाए, D जो नेगेटिव था D हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव टर्मिनल था, है कि नहीं? तो ये हो जाएगा अभी यहाँ पर क्या हुआ? ऐसे जाने से B to A जाने से हम लोग पोटेंशियल गेन कर रहे हैं। सॉरी, थोड़ा देखो तो B to A जा रहे हैं, तो here I am gaining some potential, here I am again gaining some potential, so A was at higher potential, sorry। so क्या देखे हम लोग यहाँ पर? VA was greater than VB, क्योंकि B to A जाने में इस सिचुएशन में B to A जाने में यहाँ पर EMF गेन हो रहा है, फिर से EMF गेन हो रहा है, मतलब B to A जाने में पोटेंशियल गेन हो रहा है। VA was more than AB, VA was more than VB। 180 डिग्री घूमने के बाद क्या हो जाएगा? फिर से D वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और C वाला टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, B वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, A वाला टर्मिनल इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अब ये दोनों तो रिंग के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, पहले A हायर पोटेंशियल में था, अब क्या हो जाएगा? B हायर पोटेंशियल में, VB विल बी मोर देन VA, कब? आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन। समझ में आ रहा है क्या? अगर मैं ये दोनों रिंग के क्रॉस में एक रेजिस्टेंस लगाता हूं, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, जब ये हाल था A was at higher potential, there was a current circulating like this। जब ये 180 घूम गया, तो आप क्या देखोगे? करंट इज सर्कुलेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल में आ गया। मतलब अगर ये घूमते रहेंगे तो इसमें जो करंट होगा कभी ऐसे होगा तो कभी ऐसे होगा। आफ्टर एवरी 180 डिग्री द डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग, सो यू से इट इज अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आया क्या? ये चीज आपको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? So by rotation of this you find the EMF or the polarity of these two rings are continuously changing। ये दोनों रिंग को क्या कहते हैं? स्लिप रिंग्स, क्योंकि इसके ऊपर स्लिप कर रहा है, स्लिप रिंग्स कहते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आया? मैं थोड़ा आपको ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करवा रहा हूँ कि देखता हूँ कि अगर शायद मैं कोशिश थोड़ा फिगर बना के रखा हूँ ताकि आपको दिखेगा कि कैसे हो रहा है। यू विल बी एबल टू विजुअलाइज द थिंग्स। ये तो हम लोग अभी देख लें, सी दिस फिगर,
मैं थोड़ा इसको करने की कोशिश किया हूँ, बहुत नाकामयाब कोशिश है, बहुत ज़्यादा आपको सुंदर नहीं दिखेगा, बट देन आई होप यू विल बी एबल टू फॉलो इट। आप इसको समझ पाओगे अगर देखोगे। देखो इसमें क्या हुआ है, यहाँ पे देखो ये जो है दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जा रहा है, दिस इज व्हाट इज द कॉइल, वन एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू दिस रिंग एंड अदर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू दिस रिंग। अगर ये कॉइल को हम यहाँ से घुमाते हैं बाय कनेक्टिंग इट टू ए मोटर, किसी एक मोटर में या किसी के साथ लगा के, है ना, या फिर उसमें पेडल लगा दिए और पेडल के ऊपर पानी फोर्स करके डाल रहे हैं तो पानी उसको घुमा रहा है, दैट इज कॉल्ड हाइडल प्लांट। तो हाउ इट इज रोटेटेड इज नॉट आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट इज रोटेटेड। If it is rotated, it may be rotated by means of an engine, it may be rotated by the pressure of water, as in our Hirakud, that is a hydel plant, जिसको हम कहते हैं हाइडल पावर प्लांट। It may be rotated by steam, injecting steam onto it, तो ये घूमेगा, एक टरबाइन रहता है उसके ऊपर स्टीम इंजेक्ट करेंगे तो ये घूमेगा, इसको कहते हैं थर्मल प्लांट, जैसे आपका सेल का आरएसपी का अपना थर्मल प्लांट है ना। तो anyway you are rotating this one, our job is how this EMF is becoming alternating। जब ये घूम रहा है, देखो ये वाला एंड क्या कर रहा है, स्लिप रिंग ए के ऊपर स्लाइड करते हुए घूम रहा है, ये वाला एंड स्लिप रिंग बी के ऊपर स्लाइड करते हुए घूम रहा है। मतलब जब ये एंड एक बार घूम जाएगा, मतलब शुरू में अगर ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, 180 डिग्री के बाद ये हो जाएगा हायर पोटेंशियल, ये हो जाएगा लोअर पोटेंशियल। दैट मींस द पोलैरिटी अक्रॉस दीस टू टर्मिनल्स आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्या मेरी बात थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ रहा है? यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थ्योरी के साथ। अब आगे बढ़ेंगे थ्योरी के साथ, ठीक है। जेनरेशन ऑफ एसी, पहले देखेंगे व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट is that current which changes its direction periodically अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। हाउ इट इज जनरेटेड, alternating EMF can be, alternating EMF मतलब जिस EMF का पोलैरिटी अल्टरनेट हो रहा है, बदल रहा है, can be generated by rotating a coil in a uniform magnetic field। ध्यान रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अल्टरनेटिंग करंट जो मिलेगा वो प्रॉपर पॉल सेटिंग आपको मिलेगा और आपकी काम की होगा। चलिए हम देखेंगे कि एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी एक कॉइल को घुमाते हैं तो ईएमएफ कितना जनरेट हो रहा है। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, जस्ट सी द केस। सपोज हम कहेंगे यहाँ पे कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है कि द कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। सपोज हम कहेंगे ऐसा एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हियर इज ए कॉइल। No one will ask you about the mechanism, जैसे मैं समझाया पोलैरिटी बदलता है तो हम लोग समझ गए, तो अच्छी बात है। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि अगर ये कॉइल को हम घुमाते हैं, ये कॉइल को घुमाते हैं तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स। ये एंड है, ये एंड है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। चलो शुरू में लेते हैं कि कॉइल का एरिया जो है दैट इज पैरेलल टू, दैट मींस एरिया वेक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। Area vector is parallel to magnetic field, means the area is perpendicular to the magnetic field। ऐसे हम सोच के चलना शुरू करते हैं।
derivation of alternating EMF. Let the area vector of a coil is initially in direction of uniform electric field, uniform magnetic field, sorry, uniform magnetic field B, magnetic field B. ठीक. Suppose this coil is now rotated with some angular velocity. ठीक है, ये कॉइल को कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी में घुमाया गया. ओके, लेट A is area of coil, N is number of turns, omega is angular frequency in radian per second. After t seconds, the coil rotates by theta is equal to omega t, है ना. अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड में घुमा रहे हैं तो टी सेकंड में ओमेगा टी घूम जाएगा. सो व्हाट इज दैट थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए क्या है? एरिया ऑफ द कॉइल, क्योंकि शुरू में दोनों सेम डायरेक्शन में थे. ये थीटा घूम गया तो दोनों के बीच में एंगल थीटा हो गया. 5 फ्लक्स पासिंग थ्रू कॉइल, कॉइल के अंदर से कितना फ्लक्स जाएगा? यू से इट इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. हाँ, ये भी समझ में आया. थीटा क्या है? ओमेगा टी. सो यू से इट इज बी ए कॉस ओमेगा टी. अच्छा, तो व्हाट इज द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल? ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज गिवन बाय माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है ना. तो देखो, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी. माइनस साइन यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया. क्या मिल गया? बी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो आपको क्या मिल रहा है? जो ईएमएफ है वो साइन ओमेगा टी फॉर्म में आ रहा है. मतलब समय के साथ साइन ओमेगा टी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा, तो ईएमएफ का भी पोलैरिटी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव होगा. समझ में आया? So this way we could verify that the EMF is of alternating nature. The EMF is of alternating nature. Thus the EMF is of alternating nature. क्योंकि sin ओमेगा टी कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा. Alternating nature. जो ईएमएफ होगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा. ठीक है, तो कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाओ तो उसमें जो ईएमएफ जनरेट होगा वो कितना होगा? पी एन ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. तो अब हमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है? इंपॉर्टेंट चीजें याद रखना है कि अभी हम लोग देखे कि ईएमएफ इज अल्टरनेटिंग नेचर. इंपॉर्टेंट चीज ये हुआ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ. Maximum value of EMF is equal to B N A omega. Sin ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 है. मैक्सिमम वैल्यू sin ओमेगा टी जब 1 हो जाएगा तो EMF का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? B N A omega. मतलब जब कोई coil of n turns area A is rotated in a uniform magnetic field B with an angular velocity omega, maximum EMF कितना होगा? B N omega. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस चैप्टर से भी आप 1 मार्क वाला क्वेश्चन ढूंढना. ऐसे ही तो 1 मार्क आने वाला है, लेकिन 1 मार्क वाला ढूंढना है इसमें. सो मैक्सिमम ईएमएफ इज बी एन ए ओमेगा. ये चीज याद रखना. इन जनरल ईएमएफ
of an alternating source is given by EMF is equal to Vm और Bn a ओमेगा, जैसे हम लोग अभी देखे साइन ओमेगा टी प्लस फाई जीरो, ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है। क्या ये फाई जीरो, चलो समझते हैं कहां से आया ये टर्म। ठीक है, फाई इज नॉट फ्लक्स, फाई क्या है, फाई इज कॉल्ड फेज एंगल। ये फेज एंगल चीज क्या है थोड़ा समझते हैं, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। सो लेट अस गो बैक टू आवर ओरिजिनल केस जहां पर इसको हम जनरेट कर रहे थे। क्या लिखे, लेट द एरिया वेक्टर ऑफ द कॉइल इज इनिशियली इन डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एरिया वेक्टर तो इनवर्ड था, इस डायरेक्शन में था। अब जब कोई जनरेटर को आप स्टार्ट करोगे, कॉइल को घुमाओगे, ईएमएफ होगा, तो कोई जरूरी है क्या ये कॉइल ऐसा रहेगा? ऐसा नहीं रहेगा, किसी भी पोजीशन में होगा, आप घुमाना शुरू करोगे। अच्छा, जब घुमाना शुरू करोगे, सपोज ये जो कॉइल है, ऑलरेडी ये जो कॉइल है आपको दिख रहा है, ये कॉइल है, अगर इसी पोजीशन से स्टार्ट किया तो ईएमएफ क्या बन जाएगा, Bn a ओमेगा sin ओमेगा t। सपोज ये कॉइल ऑलरेडी थोड़ा सा घूम चुका है फाई जीरो, इस पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो t सेकंड बाद ये कितना घूमेगा, ओमेगा t, तो एंगल कितना हो जाएगा एरिया और B के बीच में, ओमेगा t प्लस फाई जीरो, है कि नहीं? तो जो फ्लक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो फ्लक्स हो जाएगा BA cos ओमेगा t प्लस फाई जीरो। कब ऐसे होगा, जब कॉइल इस पोजीशन में ही है, थोड़ा सा आगे की तरफ ऑलरेडी घूम के फाई जीरो घूम गया है। तो क्या आपको समझ में आ रहा है, t सेकंड बाद और घूम जाएगा ओमेगा t, B और A के बीच में एंगल हो जाएगा थीटा ओमेगा t प्लस फाई जीरो। और अगर कॉइल इस पोजीशन से थोड़ा पीछे है तो इट विल बी ओमेगा t माइनस फाई जीरो। So accordingly, the expression of EMF will be coming out to be sin omega t plus minus phi zero. Phi is called phase angle. ये एक एंगल है in radians. Phi is the phase angle in radians and it is a constant. एक बार चलना शुरू हो गया, phi constant है और बाद में नहीं बदलने वाला। ठीक है, अगर जनरेटर को बंद करोगे फिर से स्टार्ट करोगे, हो सकता है फाई कुछ दूसरा आएगा, लेकिन एक बार चलना शुरू हो गया तो फाई जीरो इज ए कांस्टेंट। सो इन जनरल हम कोई अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे ये जो हमारा ईएमएफ है दैट इज इक्वल टू Bn a ओमेगा sin ओमेगा t, सॉरी दिस ब्रैकेट शुड गो समवेयर हियर, इज sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई जीरो। प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस में बता दिया। प्लस मतलब थोड़ा आगे बढ़ चुका था ऑलरेडी, तो जब पॉजिटिव होगा हम कहेंगे लीडिंग है ना। जब माइनस का मतलब अगर थोड़ा पीछे था तो आप कहेंगे लैगिंग है। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्लस फाई का मतलब होता है लीडिंग फेज, माइनस फाई का मतलब होता है लैगिंग फेज। ठीक है, ऐसा करके निकलता है। तो इन जनरल अल्टरनेटिंग ईएमएफ इज गिवन बाय Bn ओमेगा sin ओमेगा t प्लस माइनस फाई जीरो। ठीक है, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आया। अगर इस अल्टरनेटिंग ईएमएफ के क्रॉस में हम कोई मान लो रेजिस्टेंस लगा दिए, यहाँ पर कोई एक वोल्टेज है, ईएमएफ जनरेट हुआ है कितना, समथिंग Bn a ओमेगा sin ओमेगा t प्लस फाई जीरो, ऐसा करके कुछ वोल्टेज है। आप इसमें कुछ एक रेजिस्टेंस लगा दिए तो क्या होगा सोचो, जब sin ओमेगा t प्लस फाई जीरो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, करंट ऐसे जा रहा है। जब sin ओमेगा t प्लस फाई जीरो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पोलर भी उल्टा हो जाएगा, करंट उल्टा हो जाएगा। मतलब ये वोल्टेज अगर हम किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस में अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें पोलैरिटी बदल रहा है, इसमें करंट का डायरेक्शन भी कंटीन्यूअसली बदलते रहेगा। वी से वी हैव जनरेटेड एसी। वी डोंट जनरेट एसी, इन फैक्ट वी जनरेट अल्टरनेटिंग ईएमएफ by applying it across a device like resistor, inductor or capacitor, we generate current। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि what is alternating current, how we represent alternating current। Now we are jumping to the next section। क्या है, AC fundamentals। AC fundamentals के बारे में देखेंगे। AC
अल्टरनेटिंग करंट का फंडामेंटल्स। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखने वाले हैं। पहला, हाउ वी रिप्रेजेंट एसी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी, तो चलिए पहले देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म, चलिए मैं करंट को तीन तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं। I1 हो गया Im, कोई मैक्सिमम वैल्यू है साइन ओमेगा टी। I2 हो गया सेम मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूं साइन ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो। I3 हो गया Im साइन ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो। ऐसे करके हम अल्टरनेटिंग करंट को लिख सकते हैं। इसमें Im क्या है? Im इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। तो ये किसी भी नाम से बुलाया जाए तो चलेगा। इसका नाम है मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट? Im। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या है? F, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी में ये रिपीट हो रहा है, कितना फ्रीक्वेंसी में ये रिपीट हो रहा है। अगर हम जानना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? एट व्हाट फ्रीक्वेंसी इट इज रिपीटिंग, जितना फ्रीक्वेंसी में घुमाएंगे। फ्रीक्वेंसी अपने हाथ में है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन आवर हैंड। हम कॉइल को घुमा रहे हैं, धीरे धीरे घुमाएंगे, उसका पोलैरिटी धीरे धीरे बदलेगा। जल्दी जल्दी घुमाएंगे, जल्दी जल्दी बदलेगा। तो फ्रीक्वेंसी कैसे होगा? वो ऑब्वियसली ओमेगा के ऊपर डिपेंड करेगा। और ओमेगा के साथ फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है? यू नो ओमेगा इज 2 पाई f। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? ओमेगा बाय 2 पाई हर्ट्ज, है ना? ये आपको फॉर्मूला मालूम होगा, बचपन में पढ़े थे, है ना? 2 पाई बाय t होता है, इनफैक्ट ये होता है 2 पाई बाय t। बट टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में तो रिलेशन आपको मालूम है, 1 बाई टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। सो 2 पाई बाई टी की जगह 2 पाई एफ की है, तो ऐसा हो गया ओमेगा बाई 2 पाई। इधर क्लियर? तो ये टर्म में आपको Im क्या है पता चल गया, ओमेगा क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फाई जीरो क्या है, फाई जीरो इज इनिशियल फेज। ठीक है, फाई जीरो क्या है, शायद मैं इनिशियल टर्म लिखने के लिए भूल गया था, फेज एंगल लिख दिया हूं, ये गड़बड़ हो गया। यहां पर लिखना चाहिए था मुझे इनिशियल फेज, क्योंकि शुरू में जो फेज था इट इज इनिशियल फेज which is a constant। ठीक है, it is a constant। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया कि ये कांस्टेंट है, इनिशियल फेज है। तो हमें सारा टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया। अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट को हम Im sin ओमेगा टी, Im sin ओमेगा टी माइनस फाइव जीरो और प्लस फाइव जीरो करके लिखते हैं, हर एक टर्म का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर ऐसे करंट आपको दिया रहेगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ करंट, यू कैन फाइंड आउट, है ना, जो वैल्यू दिया है, और वहां से निकल जाएगा। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट, दिस, व्हाट इज द इनिशियल फेज, फाइव जीरो, ऐसे करके आप कर सकते हो याद। फाइन, अब ये जो फॉर्म हुआ रिप्रेजेंटेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन हुआ। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल फॉर्म। बी हो गया ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल फॉर्म में मैं ड्रॉ करना चाहता हूं हाउ द अल्टरनेटिंग करंट लुक्स लाइक। मैं उसका प्लॉट करना चाहता हूं विथ टाइम, मैं टाइम के साथ इसका वेरिएशन प्लॉट करना चाहता हूं, किसका, करंट का। ये ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे होता है। थोड़ा अगर हम प्रीवियस पेज में जाएंगे और ये क्वेश्चन को, ये सारे करंट को हम ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, तो देखो कितना इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, ये सारे को मैं ग्राफिकल फॉर्म में अब लिखना चाहता हूं। ठीक है, ग्राफिकल फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा? पहला केस में देखो, आई वांट टू प्लॉट ड्रॉ I1 ड्रॉ करूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा मैं? आई विल गो फॉर Im sin ओमेगा टी, t इज इक्वल टू 0, करंट इज 0,
करंट बढ़ते 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 मैक्सिमम हुआ, कब? यहाँ पे कहीं मैक्सिमम हुआ। साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन जैसे वेरी करता है वो ऐसे ही वेरी करेगा। ये फिर घटेगा इधर, फिर इधर कहीं जीरो होगा, फिर बढ़ेगा इधर, और फिर बढ़ेगा तो इधर आएगा। इट विल गो लाइक दिस, है ना। सो यू कॉल इट व्हाट? I m sin ओमेगा t में इसका नाम दिया I1 को ग्राफिकल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें ये वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा? पीक वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। दिस विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये हो गया मैक्सिमम करंट, ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम करंट। और सिमिलरली यहाँ पे ये भी मैक्सिमम करंट। अब देखोगे दोनों तरफ मैक्सिमम वैल्यूज आर सेम, ऐसे नहीं कि एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है, ऐसा नहीं है, दोनों तरफ पीक वैल्यूज आर सेम बिकॉज इट इज ए साइनसॉइडल फंक्शन है, ठीक है। यस, तो यहाँ पे आपको ये जो वैल्यू मिल रहा है वो वैल्यू क्या मिल रहा है? दिस इज कमिंग आउट टू बी Im, ये माइनस Im। तो ये किसका प्लॉट किया मैंने? I have drawn graphically the current I1 को ड्रॉ कर दिया। चलिए दूसरा को देखते हैं। I2 sin ओमेगा t minus phi 0 at t is equal to 0. At t is equal to 0, it was minus sin phi, means the current was negative. इसका डायग्राम ऐसे नहीं होगा, इसका डायग्राम कुछ दूसरा होगा। कैसे? वो कुछ नेगेटिव वैल्यू में मिलेगा। t is equal to 0 में it was something negative and it goes like this, ठीक है, ऐसा गया, ठीक है। तो ये जब नेगेटिव हुआ, मैक्सिमम हुआ, उससे पहले ये मैक्सिमम हो जाएगा। इट गोज लाइक दिस। थोड़ा सा मैं ड्रॉ करता हूँ, नेगेटिव है, सॉरी, ये लेट में हो रहा है तो ये लेट में नेगेटिव होगा, मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा। इट गोज लाइक दिस, कम्स डाउन लाइक दिस, अगेन रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू एंड गोज लाइक दिस। ये हो गया कौन? ये हो गया आपका करंट। दिस इज करंट I2 को मैं ड्रॉ किया तो ऐसे दिख रहा है, देखो t इक्वल टू 0 में ये नेगेटिव था, फिर काफी समय के बाद ये 0 हुआ तो फिर मैक्सिमम हुआ ये, ठीक है। I1 फर्स्ट रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, I2 देन रीचेस द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि कुछ एंगल पीछे था ना, कॉइल वाज सम एंगल बिहाइंड द ओरिजिनल पोजीशन। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे? कौन लीड कर रहा है इसमें? कौन पहले मैक्सिमम वैल्यू आया? I1 इज लीडिंग एंड I2 इज लैगिंग। हम बोले थे नेगेटिव साइन का मतलब हुआ लैगिंग, I2 इज लैगिंग। थिंक अबाउट I3। अगर मैं I3 को प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं तो कैसे दिखेगा? देखिए, t is equal to 0 में current was there, it was not 0, some value of current was there. t is equal to 0 में sin phi 0 was the value, so current was there, so it was having some value here. Now it starts from here, approaches maximum value, again decreases and goes like this and like this and it goes and reaches here. So this is nothing but I3। देखिए तीनों करंट में ड्रॉ किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। वो आपको फिगर ड्रॉ करके दे देंगे, बोलेंगे कि इनके साथ मैच करो, कौन सा करंट क्या है मैच करो, ऐसे करके पूछेंगे आपको। या फिर ये भी पूछेंगे कि ये तीनों में से कौन सा करंट लीड कर रहा है, कौन सा करंट लैग कर रहा है। पता करने का तरीका क्या हुआ? एक तरफ से जाओ, जो पहले मैक्सिमम हो गया वो सबसे आगे जा रहा है, उसके बाद ये मैक्सिमम हुआ, उसके बाद ये मैक्सिमम हुआ, मतलब ये सबको लीड कर रहा है, उसके पीछे ये हो रहा है, उसके पीछे ये हो रहा है। दिस इज लीडिंग अदर टू। समझ में आया क्या? है ना? तो हम कहेंगे लीड कर रहा है। तो यहाँ पे देख के इस फिगर को क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं? हम कहेंगे here in figure you say I3 leads I1 by phi 3। कुछ फेज एंगल देखो, I1 का फेज एंगल नहीं था, है ना, I3 का फेज एंगल था phi 0, I3 का फेज एंगल था phi 0, तो हम कहेंगे it leads this one by phi 0।
अच्छा, I3 लीड्स I1 by ∅0, मतलब I3 I1 से आगे है ∅0 एंगल पे। ऑन द अदर हैंड सेम चीज को अगर हम उल्टा तरीके से कहेंगे तो हम कहेंगे I1 लैग्स I3 by ∅0। बात एक ही हुआ, बात एक ही हुआ। सिमिलरली क्या बता सकते हो, I1 I2 में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? I1 is leading I2 by phase ∅0। I1 leads I2 by ∅0 और I2 lags I1, है ना? I2 lags I1 by ∅0। ठीक है, बट अब बताओ I2 और I3 में क्या रिलेशन बोलोगे आप? I2 और I3 में आप क्या रिलेशन बोलोगे? उसमें से एक लीड कर रहा है, एक लैग कर रहा है। आप कहोगे I3 इज लीडिंग, I3 लीड्स I2 बाय कितना एंगल? ये ∅0 एंगल पीछे है, वो ∅0 एंगल आगे है, वो कितना एंगल आगे है? रिलेटेड टू दैट 2∅0। द डिफरेंस I3 इसको कितना लीड कर रहा है जानने के लिए, इसका इनिशियल फेज माइनस इसका इनिशियल फेज, इसका ∅0 माइनस ∅0 हो गया 2∅0, लीड्स बाय 2∅0। समझ में आ रहा है क्या? इज इट अंडरस्टूड? ये बहुत लीडिंग लैगिंग वाला चीजों को आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेरी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। आपको अगर आता होगा तो तुरंत लिख दोगे। अगर चीजें आपको समझ में आ गया ऐसे लग रहा है, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए मैं अगला नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दिया है कि गिवन I1 is 20 sin 100t plus pi by 6। I2 is 10 sin 100t plus pi by 3। I2 leads I1 by phase angle डैश। कितना होगा फेज एंगल, कितना होगा, कितना फेज एंगल से लीड कर रहा है I1? I2 इज लीडिंग I1, कैसे निकालेंगे? पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। इट इज पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। अगर हमको पूछा जाएगा I1 लीड्स I2 बाय फेज एंगल, तो कैसे निकालेंगे? ये I1 का फेज एंगल कितना है? पाई बाई 6 माइनस I2 का फेज एंगल पाई बाई 3, जो कि नेगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं? I1 लीड्स, ये माइनस करो तो कितना आएगा? पाई बाई 6। सो I2 लीड्स I1 बाई पाई बाई 6, I1 लीड्स I2 बाई माइनस पाई बाई 6, दैट इज इट इज लैगिंग बाई पाई बाई 6। ऐसे करके समझ सकते हो। तो जब भी I1 I2 से कितना लीड कर रहा है जानना चाहते हो, I1 का इनिशियल फेज माइनस I2 का इनिशियल फेज करो तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में देना चाहता हूं कि इफ वोल्टेज कोई दिया हुआ है V इज इक्वल टू 200 साइन 100 पाई t प्लस पाई बाई 6, फाइंड पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड इनिशियल फेज ऑफ द EMF। अगर ऐसे पूछा गया तो सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, कोई भी आपको ऐसे पूछ सकता है। आप इसको कर सकते हो, थोड़ा सा अगर सोचोगे तो आप इसको कर लोगे, ठीक है ना? चलिए सोचिए और बताइए कि क्या होगा इस केस में आंसर क्या होगा। पूछा है पीक वैल्यू, व्हाट इज द पीक वैल्यू हियर? आर यू नॉट एबल टू सी द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज? क्या रहा है यहाँ पर? यस, तो आप कहोगे सॉल्यूशन में
पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड इज 200 वोल्ट। ये वोल्ट दिया हुआ है क्योंकि ईएमएफ। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या दिया है यहाँ पर, ओमेगा का वैल्यू कितना दिया है इन जनरल, कंपेयर करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या आ रहा है 100 पाई। समझ में आया क्या, बट दैट इज इक्वल टू अगेन 2 पाई एफ। तो फिर एफ का वैल्यू कितना आ गया, 2 पाई डिवाइड करो 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। फिर क्या हुआ, टाइम पीरियड होता है 1 बाई फ्रीक्वेंसी 0.02 सेकेंड, मतलब हर 0.02 सेकेंड के बाद ये रिपीट करेगा, है ना। अच्छा, और अगर हमको कहा गया कि प्लॉट दिस वेरिएशन, इनिशियल फेज 50, इनिशियल फेज क्या है, क्लियरली दिया गया है π/6, तो π/6। और अगर हमें कहा गया कि प्लॉट दिस ईएमएफ, तो हम कैसे इसको प्लॉट करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू प्लॉट। सपोज ये ईएमएफ को मैं प्लॉट करके दिखाना चाहता हूं कि हाउ दिस ईएमएफ लुक्स लाइक इन ग्राफिकल फॉर्म में ये ईएमएफ कैसे दिखेगा। मैं अगर ड्रॉ करना चाहूंगा तो कैसे ड्रॉ करूंगा, इसका मैं वेरिएशन प्लॉट करना चाहता हूं। देखो कितना सिंपल है, पहले मुझे वोल्टेज लाइन, टाइम लाइन ड्रॉ करना है और इसको लेवल डायग्राम करना है। तो देखो तो t इज इक्वल टू 0, π/6 इज 30 डिग्री, sin 30 इज 1/2, मतलब ये वैल्यू क्या था, इट वाज 100। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, इनिशियली ये t इज इक्वल टू 0 में वैल्यू था 100 वोल्ट, है ना। फिर ये बढ़ने वाला है, बढ़ेगा तो थोड़ा इसको ऐसा कर लेते हैं, दोनों तरफ इसको ट्रैकिंग कर लेते हैं ताकि ये कोई गड़बड़ ना फैलाए बाद में। ठीक है, ये हो गया, इधर भी हो गया, ये इसके बीच में रहेगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, and it will go like this। ठीक है, it will go like this। अच्छा, क्या आप बता सकते हो ये टाइमिंग क्या है, ये टाइमिंग क्या है, लेवल डायग्राम बोला है, और पीक वैल्यू क्या है, पीक वैल्यू इज 200 वोल्ट, और यहाँ पर पीक वैल्यू क्या लिखेंगे, -200 वोल्ट। अच्छा, ये टाइमिंग कितना है, टाइम पीरियड कितना निकल गया अभी 0.02 सेकेंड्स, अभी तो हम लोग निकाले, टाइम पीरियड वाज 0.02 सेकेंड्स, 0.02। अच्छा, टाइम पीरियड क्या होता है, एक मैक्सिमम वैल्यू से दूसरा मैक्सिमम वैल्यू के बीच में, है ना। तो अगर हमें निकालना है टाइम पीरियड तो कैसे निकालेंगे, चलिए इस t को थोड़ा इधर रखते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो गया है, यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ये मैक्सिमम था, ये मैक्सिमम था, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक हो गया 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया है 0.2 सेकेंड, यही है टाइम पीरियड। आपको समझ में आना चाहिए कोई ग्राफ में दो मैक्सिमम वैल्यू के बीच में डिस्टेंस को टाइम पीरियड को, या दो इनिशियल वैल्यूज के बीच में डिस्टेंस सेम फेज में रहने से हम उनको कहते हैं टाइम पीरियड। जो टाइम गैप है बिटवीन टू सिमिलर फेजेस इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो यहाँ पर ये हो गया टाइम पीरियड। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड है। पहले ये जीरो कब होगा, सोचो कब होगा, जब ये आपका ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी बिकम्स, ये यहाँ पर क्या हुआ है, अगर फेज एंगल देखेंगे ये पूरा चीज का वैल्यू क्या है, तब ये 180 डिग्री है, पाई है, ये वैल्यू कितना है, पाई होगा, तो ये हो जाएगा साइन पाई 0, ये पाई है। अच्छा, पाई है, पूरा चीज पाई है, π/6 हो गया ये, तो 100 पाई इंटू टी, 100 पाई इंटू टी इज इक्वल टू पाई, टी कितना हो गया, इट इज 1/100, 0.01। टी क्या मिल रहा है, टी इज कमिंग आउट टू बी 0.01। तो ये कौन सा टाइम हुआ, ये हुआ 0.01। देखो, तो अगर हम कैलकुलेट करने में कोई गड़बड़ नहीं किए हैं तो पाई, अच्छा ये 100 पाई टी, सॉरी लिखने में थोड़ा गड़बड़ कर दिया हूं, ये पूरा चीज पाई होगा, 100 पाई टी प्लस π/6, प्लस π/6 मस्ट बी इक्वल टू, प्लस π/6 मस्ट बी इक्वल टू पाई, क्योंकि समय के साथ टी के साथ सब कुछ बदल रहा है। 100 पाई/t प्लस π/6, ये पूरा चीज पाई होगा,
तो ये V का वैल्यू 0 होगा, है ही नहीं। पूरा चीज पाई होगा मतलब ये 100 पाई बाई, ये 100t प्लस पाई बाई 6 का वैल्यू पाई होगा, मतलब 100 पाई t का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 6, पाई कैंसिल हो गया, t का वैल्यू कितना आएगा 5 बाय 600, तो ये वैल्यू कितना आएगा 5 बाय 600 सेकेंड, ठीक है, 5 बाय 600 सेकेंड्स। ये वैल्यू कब पहुंचेगा, जब ये हो जाएगा 2 पाई, यू नो द पीरियडिसिटी, जब ये चीज 2 पाई हो जाएगा, अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट दिस टाइम। और आप जानते हो कि पूरा का पूरा टाइम पीरियड कितना है 0.02 सेकेंड्स, तो यहां से यहां तक 0.01 सेकेंड, तो यहां का टाइम कितना होगा 5 बाई 600 प्लस 0.01, ये हो गया ये टाइम। आप सिंप्लीफाई करो, निकालो रीडिंग, पूरा का पूरा टाइम यहां से यहां तक होता है 0.02 सेकेंड, तो ये हो जाएगा आधा। अगर बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है तो छोड़ो इसको, जेई में आता है लेकिन बोर्ड में इतना डिप में नहीं पूछेगा। तो यू कुड ड्रॉ द लेवल्ड डायग्राम, क्या दिखाना है, इनिशियल वोल्टेज क्या है और पीक वैल्यू क्या है, हाउ इज द टाइम पीरियड, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो हम लोग दो फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखे, पहला फॉर्म क्या देखे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, दूसरा फॉर्म हम लोग क्या देखे कि ग्राफिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, तीसरा वाला सबसे ज्यादा यूज होगा, दैट इज कॉल्ड फेजर फॉर्म। थर्ड वाला है फेजर फॉर्म, इसको बढ़िया से समझने की कोशिश करना। फेजर फॉर्म मतलब दूसरा नाम है वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे हम करंट को वेक्टर जैसे डील करेंगे, करंट इज नॉट ए स्केलर, ऑल्टरनेटिंग करंट का ये वेक्टर जैसे डील करेंगे डिपेंडिंग अपॉन दिस। अब देखो वेक्टर का मतलब जो हम लोग समझ रखे हैं कि कोई मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। जिसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है उसको वेक्टर कहते हैं, है ना। हम लोग पहले क्या पढ़े, कोई फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ऐसा नहीं है। योर मैट्रिक्स इज आल्सो ए वेक्टर बिकॉज a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, दैट इज आल्सो ए वेक्टर। एनीथिंग व्हिच इज हैविंग ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी, यहाँ पर भी इसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होने के कारण ये वेक्टर फॉर्म में आता है। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में आता है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म मतलब सेम। चलिए थोड़ा वापस चलते हैं देखने के लिए कि हम कौन से तीन करंट को रिप्रेजेंट किए थे। ये तीन करंट को रिप्रेजेंट किए, these were the three currents we have represented in trigonometric form, we have represented in graphical form, now we are trying to represent it in phasor form। फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। दिस विल बी कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस, दिस विल बी रियल एक्सिस, दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। फिलहाल तो आपको ऐसा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। I1 sin I1 इज इक्वल टू Im sin ओमेगा t, इसका फेज एंगल कितना है 0, तो यू ड्रॉ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड Im। आपको क्या करना है, एक वेक्टर ड्रॉ करना है जिसका मैग्नीट्यूड है Im मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर ड्रॉ करिए जो कि रियल एक्सिस के साथ 0 एंगल कर रहा है। दूसरा वाला ये वेक्टर हो गया कौन I1, क्या है इसका मैग्नीट्यूड Im। अच्छा, दूसरा वेक्टर देखो Im sin ओमेगा t माइनस फाई 0, मतलब आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि मैग्नीट्यूड होगा और लेंथ होगा सेम Im बट एंगल होगा फाई 0 माइनस फाई 0, मतलब बिलो द रियल एक्सिस, क्योंकि एंगल्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये माइनस फाई 0 हुआ तो नीचे हो गया, यू विल कॉल इट I2। अगर ये I3 है, I3 is another vector which is making having magnitude same Im, अलग होता तो अलग अलग दिखाते, एंगल कितना होगा फाई 0। अब देखो तो एज एंगल्स आर ऑल मेजर्ड लाइक दिस, यू से I3 is leading I1 by phi 0, I1 is lagging I3 by phi 0, that lagging experience you can have here also। This is what is called graphical form of representation, ठीक है, सॉरी फेजर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ये फेजर फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, जो लोग एंट्रेंसेस के लिए सोच रहे हैं उनको जानना जरूरी है। वो दे देंगे दो ठो करंट आया, टू करंट्स दिस एंड दिस, और नेट करंट क्या होगा, दो ठो करंट जा रहे हैं, दोनों करंट जुड़ रहे हैं, नेट करंट क्या होगा। तो यू नो ट्रायंगल लॉ, यू कैन मेक यूज ऑफ ट्रायंगल लॉ टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ एनी टू करंट्स।
है ना, और सबका x कंपोनेंट निकालो, y कंपोनेंट निकालो, जोड़ो। अगर दो करंट दिए तो उनका रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो, है ना, रिजल्टेंट आप निकाल सकते हो ट्रायंगल लॉ यूज करके। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 into this into cos phi 0 will be the resultant of these two। किसी भी दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फेजर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? यस। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं। तो अभी तक जितने सारे हम लोग डिस्कशन किए, थोड़ा को समराइज करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम कहेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। हाउ ईएमएफ इज ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ इज जनरेटेड, हाउ बाय रोटेटिंग ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रिमेंबर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग ए कॉइल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, the EMF generated across its terminals are alternating in nature। अच्छा ठीक है। दूसरा हुआ कि in the expression of I is equal to Im sin omega t plus phi 0, what is the peak value? You say Im is the peak value। ठीक है। दूसरा important question हुआ कि when a coil is rotated in a magnetic field, uniform magnetic field, what is the maximum EMF induced? You say it is BNA omega। B is the uniform magnetic field intensity, A is the area of the coil, N is the number of turns, omega is the angular speed of rotation। कितना स्पीड में उसको घुमा रहे, बस हो गया, और कुछ नहीं। और फेजर फॉर्म में कैसे करते हैं आपको सीखना है, कोई पूछेगा नहीं। ड्रॉ फेजर डायग्राम बार बार बोलेंगे, आपको वोल्टेज निकलेगा, करंट निकलेगा, और बोलेंगे कि ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। हर क्वेश्चन में जोड़ देते थे कि ड्रॉ दी फेजर डायग्राम। तो क्या करना है, फेज एंगल के हिसाब से एंगल बनाना है और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। नाउ लेट अस गो फॉर नेक्स्ट। विल सी व्हाट इज RMS वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। जिसको हम लोग प्यार से RMS कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है ये रूट मीन स्क्वायर? पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिख लेता हूं, फिर मैं आपको समझा दूंगा। RMS वैल्यू ऑफ एन AC is defined as the equivalent DC which when passes through same resistor or same resistance for same time produces same amount of heat as in case of AC। कितना लंबा डेफिनेशन है, समझ में नहीं आया होगा, बता देता हूं। थिंग्स आर वेरी सिंपल। क्या बोल रहा है इसमें, कोई एक ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू का मतलब क्या है। अच्छा, हमारे पास कोई एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, मैं ऑल्टरनेटिंग करंट एक तो लेता हूं। सपोज ऐसे, दिस इज व्हाट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। हमारे पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, इसका RMS वैल्यू क्या है? इसका RMS वैल्यू इज एन इक्विवेलेंट DC। DC है, DC मतलब डायरेक्ट करंट, द वैल्यू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एवरीथिंग इज कांस्टेंट। सपोज हम कहेंगे ये DC को किसी एक रेजिस्टेंस R में पास करेंगे, कोई एक रेजिस्टेंस R में पास करेंगे, वो भी T सेकंड के लिए, तो पक्का कुछ हीट जनरेट होगा। इस AC को सेम रेजिस्टेंस R में T सेकंड के लिए पास करेंगे, कुछ हीट जनरेट होगा। सपोज इस केस में जो हीट जनरेट हुआ इसको आप HAC कहो, इस केस में जो हीट जनरेट हुआ इसको HDC कहो। अगर HDC HAC दोनों बराबर हो गए तो हम कहेंगे ये जो करंट है ये इस करंट का RMS वैल्यू है। समझ में आया क्या? अगर दोनों केस में बराबर हीट जनरेट होते हैं तो ये DC को इस AC का RMS वैल्यू कहेंगे। तो what is RMS value of an alternating current? It is defined as the equivalent DC which when passes through same resistance for same time produces same amount of heat as in case of AC। AC के केस में जितना हीट जनरेट होगा DC के केस में उतना ही हीट जनरेट होगा। सपोज हम कहेंगे I is the current DC, तो what you will say about HDC? You say it is I square R होता है पावर, T सेकंड के लिए फ्लो करेगा तो I square R T।
है ना। हीट जनरेटेड इन केस ऑफ डीसी विल बी आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। व्हाट विल बी द हीट जनरेटेड इन केस ऑफ एसी? हीट जनरेटेड इन केस ऑफ एसी, आपका तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ ऐसा है, आई एम साइन ओमेगा टी ऐसा है। अब ये तो कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कांस्टेंट होता तो आई स्क्वायर आर टी कर देते, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, तो देखेंगे व्हाट इज द पावर जनरेटेड बाय दिस आई स्क्वायर आर, लेकिन आई बदल रहा है, आई इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। तो जब पावर आई स्क्वायर आर है तब dt सेकेंड में कितना हीट जनरेट होगा इनटू dt। समझ में आ रहा है क्या? When the current is I through a resistance R, the power in the resistance is I square R. Power is a scalar quantity. Power is I square R. तो dt सेकेंड में कितना हीट जनरेट करेगा? पावर इनटू टाइम। हमें क्या निकालना था? टोटल हीट जनरेटेड इन t सेकेंड्स। तो you integrate it from 0 to t. Don't go much deep into mathematics. They will not ask you. मैं डिराइव कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको अंदर जाके ज्यादा फंसने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं बताया हीट जनरेटेड इन केस ऑफ एसी इज 0 to t इंटीग्रेशन आई स्क्वायर आर dt, इन केस ऑफ डीसी इज आई स्क्वायर आर t। तो आप कहेंगे I is the RMS value of small I if HDC is equal to HAC, मतलब I square RT is equal to I square R dt का इंटीग्रेशन 0 to t, और बीइंग ए कांस्टेंट दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा 1/t 0 to t आई स्क्वायर dt। एंड ये I क्या है? I इज द RMS वैल्यू, इसका मतलब RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट क्या है? I कैसे निकालेंगे? जस्ट टेकिंग ए स्क्वायर रूट, सो इट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1/t I स्क्वायर dt 0 to t इंटीग्रेशन। आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। दिस इज नॉट ओनली फॉर ए साइनसॉइडल एसी, फॉर एनी अल्टरनेटिंग करंट। कोई भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। कोई भी अल्टरनेटिंग करंट के लिए RMS वैल्यू इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/t 0 to t इंटीग्रेशन I स्क्वायर dt। समझ में आया क्या? आपको फॉर्मूला याद रखना है। जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, दे विल आस्क यू द फॉर्मूला फॉर RMS करंट ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। I क्या है? I इज एन अल्टरनेटिंग करंट। I है अल्टरनेटिंग करंट। इस अल्टरनेटिंग करंट का हमें RMS वैल्यू निकालना था। निकालने की तरीका हुआ ये। इधर क्लियर? अच्छा चलो ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा एक एग्जांपल लेते हैं। When I is equal to Im sin ओमेगा t, तो IRMS का वैल्यू क्या होगा? आप क्या करोगे? आप करोगे इट इज 1/t IRMS का स्क्वायर लिखता हूं क्योंकि अदरवाइज हमें बार बार रूट ओवर लिखना पड़ेगा। 1/t 0 to t I स्क्वायर dt, और इसको लिख सकते हैं 1/t 0 to t I स्क्वायर क्या हो जाएगा? Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। अब इंटीग्रेशन तो आपको आता होगा, आप कह सकते हो इट इज 1/t 0 to t Im स्क्वायर को भी बाहर रखो, Im स्क्वायर को बाहर रखो, ये हो गया अंदर हो गया Im स्क्वायर बाई t, अंदर क्या हो गया? साइन स्क्वायर ओमेगा t। साइन स्क्वायर ओमेगा t को आप इन टर्म्स ऑफ cos ओमेगा t लिख सकते हो। कैसे लिखोगे? 1 माइनस cos 2 ओमेगा t बाई 2 तो नीचे आ जाएगा। समझ में आया क्या? Now when you integrate again it is coming Im square by 2t, 1 का इंटीग्रेशन is t, 0 डालो तो 0 हो जाएगा, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? cos 2 ओमेगा t। देखो ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई बाई t, है ना। cos 2 ओमेगा t, सोचो sin ओमेगा t, अगर ये sin ओमेगा t है तो cos 2 ओमेगा t क्या होगा? डबल फ्रीक्वेंसी का होगा, इसी के बीच में ही होगा 2 बार, है कि नहीं? cos 2 ओमेगा t ऐसे होगा। फुल साइकिल पे जब हम इंटीग्रेट करेंगे cos 2 ओमेगा t को
जितना पॉजिटिव एरिया मिलेगा उतना नेगेटिव एरिया मिलेगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, आपको समझ में आना चाहिए कि cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन 0 to t होता है 0। सो दिस इज कमिंग आउट टू बी Im²/2। क्योंकि वो आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी चेक नहीं कर रहे हैं, आप सीधे स्टेप के बाद स्टेप को भी लिख सकते हो। दे आर नॉट गोइंग टू चेक योर मैथमेटिकल एबिलिटी, दी स्टेप के बाद ये स्टेप लिख सकते हो अगर पूछेंगे तो। Im²/2 क्या मिल गया, IRMS का स्क्वायर इज Im²/2, मतलब व्हाट इज IRMS, इट इज Im/√2। याद रखना, जिंदगी भर हो सकता है उसकी बात भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, the RMS value of an alternating current, the traditional alternating current is coming out to be कितना, it is coming out to be Im/√2। ये आपको याद रखना। तो इसको मतलब अभी जो हम डिस्कशन किए कैलकुलेशन ऑफ RMS वैल्यू ऑफ दिस अल्टरनेटिंग करंट, इस अल्टरनेटिंग करंट का जो कैलकुलेशन किए इसमें याद रखने वाली पार्ट क्या हुआ, 99.9% इंपोर्टेंस हुआ ये फॉर्मूला, बाकी 0.1 दिस डेरिवेशन। तो सोचो आप डेरिवेशन को याद रखोगे नहीं रखोगे आपकी मर्जी है। इट इज योर इंटरेस्ट वेदर यू विल रिमेंबर और नॉट रिमेंबर। तो दैट इज नॉट इंपोर्टेंट, इंपोर्टेंट इज व्हाट इज द RMS वैल्यू। कैसे हुआ, नॉट इंपोर्टेंट फॉर बोर्ड, फॉर जेई, फॉर किसी के लिए इंपोर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप समझ गए हो लॉजिक क्या है। तो RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, RMS वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, ये क्या हो गया इसको, RMS value of an alternating current is given by the expression Im/√2। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू को कभी भूलना मत। क्या नोटिस कर रहे हैं हम इसमें, हमारा करंट था Im/ωt, हो सकता है कि उसके साथ कुछ φ0 भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे RMS वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द पीक वैल्यू, ना ओमेगा के ऊपर डिपेंड करता है ना फेज एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो RMS वैल्यू के बारे में कुछ इंपोर्टेंट चीजें हम लोग नोट करेंगे। फैक्ट्स अबाउट RMS वैल्यू, फैक्ट्स अबाउट RMS वैल्यू, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। इच फैक्ट दैट आई एम गोइंग टू राइट विल बी ए वन मार्क क्वेश्चन। पहला हुआ फॉर I is equal to Im sin omega t plus minus φ0, IRMS is Im/√2। वाओ, खत्म हो गया। दूसरा हुआ RMS value does not depend on the frequency and phase। मतलब अगर आपको कोई करंट दिया गया है I1 is equal to say 10 sin 200t plus π/6 और I2 दिया गया है 10 sin 100t minus π/3, तो I1 का RMS वैल्यू एंड I2 का RMS वैल्यू will be same as 10/√2 amperes because RMS is DC, equivalent DC। दोनों का फेज एंगल अलग अलग है, दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, फिर भी RMS वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 आर सेम। क्या लिखेंगे, ये तो एग्जांपल के तौर पे लिख रहे थे, क्या लिखेंगे, RMS वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 आर सेम as 10/√2 ampere। Remember RMS value is nothing but the equivalent DC। तो कोई अल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू हम निकाल दिए। Let us go for next। If you see the RMS value of a DC, RMS value of
RMS वैल्यू ऑफ DC डायरेक्ट करंट, मान लो 10 एम्पियर डायरेक्ट करंट है, उसका RMS वैल्यू क्या है, इक्विवेलेंट DC 10 एम्पियर DC का इक्विवेलेंट DC क्या है 10 एम्पियर ओनली। सो RMS वैल्यू ऑफ ए DC इज सेम एज द DC। तो याद रखना, ये पूछते हैं अक्सर वो लोग, RMS वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट इज सेम एज DC। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा नंबर 4 हुआ व्हेन I is equal to Im sin omega t plus pi by 6 passes through a resistance R for t seconds, passes through a resistance R for t seconds, the heat generated is equal to कितना होगा, इसको DC में सोचो, इसका इक्विवेलेंट DC है Im/√2 का स्क्वायर इंटू R इंटू T। समझ में आया क्या? क्योंकि इसी का इक्विवेलेंट DC ले लो, आप इक्विवेलेंट DC ले लोगे तो आपको मिलेगा ये कितना हीट जनरेट होगा। when this current is passing through a wire of resistance R for t seconds, what is the heat generated? I square R dt। वैल्यू दिया रहेंगे तो आप वैल्यू लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट हुआ इन केस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल circuits operating on AC, the current and voltage values are presented in terms of RMS values। ध्यान रहे, एसी के ऑपरेशन में जितना भी सारा पावर कंजप्शन सर्किट से, देखो इलेक्ट्रिकल सर्किट को दो तरीके से, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर पावर कंजप्शन नहीं है, चार्ज मोशन को लेके ही सारा कुछ ट्रिगरिंग होता है। यहाँ पर कोई हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स में आरएमएस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, दे यूज द एवरेज वैल्यू, बाद में देखेंगे हम लोग। फिलहाल तो हम लोग आरएमएस वैल्यू देख रहे हैं, क्योंकि आरएमएस वैल्यू में हम कहां से कंपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम द हीट जनरेटेड, फ्रॉम द थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, वहां से कंपेयर कर रहे हैं, मतलब पावर कंजप्शन को ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। तो इन केस ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऑपरेटिंग ऑन एसी, द ऑल्टरनेटिंग करंट operating on AC, the current and voltage values are presented in terms of RMS values। जैसे आप कहते हो कि आपके घर में 220 वोल्ट सप्लाई है, आपके घर में तो एसी सप्लाई है, 220 वोल्ट मतलब आपके घर में जो वोल्टेज सप्लाई है उसका RMS वैल्यू है 220 वोल्ट। योर सर्विस मैन इज ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 16 एम्पियर फ्रॉम द पोल्स, मतलब वो तो अल्टरनेटिंग करंट ले रहा है। 16 एम्पियर क्या है, आप कहोगे जो करंट ड्रॉ कर रहा है उसका आरएमएस वैल्यू है 16 एम्पियर। समझ में आ रहा है क्या? ये बहुत ही एक पॉपुलर क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं अभी एग्जांपल के तौर पे। ए हाउस इज सप्लाइड विथ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी। एसी मतलब एयर कंडीशनर मत समझ लेना, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हाउस टर्मिनल्स। हाउस टर्मिनल में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? लेट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? लेट V is equal to Vm sin ओमेगा t, तो V RMS कितना हो जाएगा? Vm/√2 and that is equal to 200 वोल्ट गिवन है कि नहीं? जो भी डाटा दिया गया है वो
आरएमएस वैल्यू है, आंख बंद करके सोच लेना 200 वोल्ट दिया है, हाउस को सप्लाई हो रहा है, मतलब जो वोल्टेज सप्लाई हो रहा है उसका आरएमएस वैल्यू 200 वोल्ट है। दे विल नॉट मेंशन 200 वोल्ट आरएमएस, 200 वोल्ट मतलब आरएमएस, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, उनको तो ए साइन ओमेगा टी फॉर्म में देना चाहिए, ऐसे दिए मतलब ये आरएमएस वैल्यू है। समझ में आया क्या? अगर ये आरएमएस वैल्यू है तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अक्रॉस द हाउस टर्मिनल्स? इट इज 200√2 वोल्ट। बहुत सारा टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है, अब भी थका नहीं, अभी भी आता है, ठीक है, ये रेगुलरली आते रहता है दिस क्वेश्चन। ये हाउस इज सप्लाइड विद दिस मच वोल्टेज, इतना करंट एसी, तो बताओ व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द हाउस टर्मिनल्स। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, इफ 10 volt 20 hertz AC is applied across a capacitor of 40 microfarad, find maximum energy stored in it। तो आप जानते हो कि एनर्जी जो है कैपेसिटर का दैट इज गिवन बाय हाफ सी वी स्क्वायर। अब ये एनर्जी मैक्सिमम कब होगा? जब V मैक्सिमम होगा, है ना, V मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मैक्सिमम होगा। V मैक्सिमम होगा तो कितना होगा? चलो निकालते हैं V मैक्सिमम। यहाँ पर V RMS कितना दिया है? 10 वोल्ट, दैट इज Vm/√2 इज 10 वोल्ट, सो Vm इज 10√2 वोल्ट। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना? यस, तो इट इज कमिंग आउट टू बी हाफ सी दिया है 40 माइक्रोफैराड इनटू V मैक्स हो गया 10√2 का स्क्वायर, आंसर आएगा माइक्रो जूल्स में, क्योंकि माइक्रोफैराड था। सो इट इज कमिंग 2 आया, 2 कैंसिल हो गया, इट इज 4000 माइक्रो जूल्स। द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इज 4000 माइक्रो जूल्स। समझ में आया? थोड़ा आप इसको और एक दूसरे तरीके से भी याद रखने की कोशिश करो कि सपोज हम कहेंगे V वोल्ट AC इज अप्लाइड। मैं इसको थोड़ा सा और एक सिंपलीफाइड फॉर्म में देना चाहता हूं फॉर्मूला के तौर पे। क्या याद रखना है आपको? इफ V0 वोल्ट AC इज अप्लाइड across a capacitor of C farad, then maximum energy in it is equal to C V0 square। अब बोलोगे नहीं सर हाफ सी वी स्क्वायर होता है। नहीं, हाफ सी वी स्क्वायर नहीं होता है। अगर V0 है आरएमएस वैल्यू तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया? √2 टाइम्स V0, हाफ सी √2 टाइम्स V0 का स्क्वायर बिकम्स C V0 स्क्वायर। तो ये गड़बड़ मत कर देना, ये क्वेश्चन भी वो लोग पूछते हैं। 10 वोल्ट AC इज अप्लाइड अक्रॉस ए 20 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड? C * V स्क्वायर, जो आरएमएस वैल्यू दिया है इट इज C * क्योंकि आरएमएस वैल्यू है, सो ये हो गया C * V0 स्क्वायर। हाफ नहीं रहेगा। क्या ये समझ में आ रहा है हाफ क्यों नहीं रहेगा? बिकॉज V0 विल बी V max will be V0 into √2, V max will be V0 into √2, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, ये हाफ को खा जाएगा। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है। सिमिलरली वो पूछेंगे इफ I is equal to or 5 ampere AC is passed through, 5 ampere AC is passed through an inductor of inductance L, what is the energy stored? एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता था हाफ Li स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर होगा क्या? Li स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अगर पूछेगा तो यू हैव टू गो लाइक दिस। तो बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजें थे, आप लोग समझ गए इसको, और ये आरएमएस वैल्यू आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें देखना है व्हाट इज एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट के बाद हम देखेंगे हाउ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस बिहेव टू एसी। जब उनके अंदर से एसी जाता है कैसे झंझनाहट क्रिएट होता है, वो उनके बारे में उनका एक्सपीरियंस को हम लोग शेयर करेंगे। फिर तीनों को सीरीज में लगा के करेंगे, ठीक है ना। देन विल सी रेजोनेंस एंड देन विल सी नेक्स्ट ट्रांसफार्मर।
ठीक है, तो वहां पर एसी का पूरा कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।